एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल क्लासेस गुरु सीरीज में आज हम फिर से रेडी हैं कुछ क्वेश्चन लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। करंट अफेयर्स से है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किससे रिलेटेड है? तो देखिए, यूरोपियन यूनियन जो है वो ये टैक्स इंट्रोड्यूस करने वाला है जिसे हम यूरोपियन कार्बन टैक्स भी बोल सकते हैं। और ये क्यों स्टेप लिया गया है? क्योंकि जो भी कार्बन एमिशन हो रहा है उसे रिड्यूस करना है। अब इसमें ये न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो हमारा इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स जो हैं उसमें ये एक डेंट बनता जा रहा है इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड किंगडम को मेटल्स, और मेटल का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो यूके यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, अब उसको जो है टैरिफ्स देने पड़ेंगे इस पे ज़्यादा, तो इससे जो है एक्सपोर्ट कम हो सकता है इंडिया का। तो न्यूज़ भी यही है। हु स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस इन इंडिया? तो लॉर्ड मेयो जो हैं इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस स्टार्ट किया था। इनके ही टाइम पे इंडिया का जो सेंसस है वो भी तैयार किया गया था। रिपिन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कर्जन हो गए, बेंटिंक हो गए, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। बेंटिक के टाइम पे क्या हुआ था? सती जो है उसे प्रोहिबिट किया गया था, और हमारा ठगी जो है उसको भी ख़त्म किया गया था, स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था, राइट। ऐसे ही हमें सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। मित्र शक्ति जो है एक्सरसाइज वो किन के बीच में कंडक्ट होती है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में कंडक्ट होती है। हु हैड एस्टैब्लिश्ड लंदन मुस्लिम लीग इन 1908? तो सैयद अमीर अली जो हैं ये इन्होंने लंदन मुस्लिम लीग 1908 में फॉर्म किया था। साथ ही साथ ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी वन ऑफ द फाउंडर्स थे, और ये जो है 1906 में आई थी। चलिए अगला सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है इसको जब बनाया गया था तो क्या उद्देश्य था, किसकी याद में? तो हमारे जो ब्रिटिश मोनार्क थे किंग एम्परर जॉर्ज 5 जब वो इंडिया आए थे, कौन से सन में? 1911 में। तो ये इरेक्ट किया गया था इसीलिए, और 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा था, और एक और एक्टिविटी हुई थी, बंगाल का जो पार्टीशन है उसे वापस हटाया गया था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ हमें एक न्यूज आई है कि जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज होते हैं उसकी जो बॉडीज हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं है, और इसीलिए पैनल है, पार्लियामेंट्री पैनल, उसने रिकमेंड किया है कि एक नया सेंट्रल बॉडी का फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो है उसकी अच्छे से देखभाल हो सके और एक प्रॉपर चेक हो। ठीक है, तो अभी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रहा जो डिफरेंट वाटर बॉडीज हैं, इसीलिए हमने ये सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है इसके ऊपर स्टेटमेंट्स बनाई हैं ताकि आपको क्लियर हो। एक होता है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इधर हम बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। काफी ध्यान से हर एक शब्द को पढ़ना है एग्जाम में ताकि हमारी कोई सिली मिस्टेक से कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, ओके। चलिए, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1954 में, और क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर फंक्शन करती है? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारा आंसर होता है सी। अगला सवाल है, विलियम बेंटिंक जो है उनसे रिलेटेड जो भी रिफॉर्म्स लिए गए थे तो इनमें कौन से करेक्ट है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, ही अपॉइंटेड अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एट इलाहाबाद फॉर द नॉर्थ ईस्ट प्रोविंस, करेक्ट है। ही वॉज इन फेवर ऑफ गिविंग जॉब्स टू इंडियन, करेक्ट है। ही इंट्रोड्यूस्ड 3 ग्रेड्स ऑफ जजेस, तो हमारा आंसर होता है 1, 2, 3 ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन प्लान जो था 1946 का, तो उन्होंने मुस्लिम लीग का जो डिमांड है फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान उसको रिजेक्ट क्यों किया था? तो क्या ऑप्शंस जो हैं वो दे रखे हैं, हमें रीजन फाइंड आउट करना है। कैबिनेट मिशन फेल्ट दैट कांग्रेस रिप्रेजेंट्स द इंडियन पीपल, और इसीलिए मुस्लिम लीग जो है ये फेवरेबल इनरोड्स नहीं बना पाएगी, ये अपना रास्ता नहीं बना पाएगी। The Muslim League had a renewed demand of a weak center and grouping of Muslim provinces, which was accepted by cabinet mission. तो ये भी नहीं था।
रीजन, कैबिनेट मिशन ने ये फील किया कि जो सेपरेट स्टेट है इसमें जो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी है वो ज़्यादा चली जाएगी अगर हमने मुस्लिम लीग का जो सेपरेट स्टेट फॉर पाकिस्तान है वो अगर हमने अलाउ कर दिया तो इसीलिए ये नहीं हो पाएगा जस्टिस, क्योंकि सिंध हो गया हमारा, पंजाब हो गया, यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स बहुत ज़्यादा थे। कैबिनेट मिशन को एक मैंडेट मिला था लंदन से कि वो ऐसा यहाँ पे यूनिटी और इंटेग्रिटी जो है इंडिया में बनाए रखे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि इंडिया का भलाई नहीं चाहती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आंसर होता है सी, यही बेस्ट सूटेड रीजन है। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। अब देखिए, जो डिजास्टर्स की वजह से डिस्ट्रक्शन होते हैं हर एक स्टेट में, इनफैक्ट यहाँ पे आइलैंड स्टेट की बात की जा रही है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है ये। अब यहाँ पे क्या ये इनिशिएटिव है अंडर द कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूके जो है इन्होंने कमिट किया है इनिशियल फंडिंग ऑफ $10 million अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट, IRIS, तो ये भी सही है। आंसर होता है हमारा सी, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए अगला सवाल है रेडियो वेव से रिलेटेड। न्यूज आई है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है इन्होंने एलोकेट किया है 10 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 806 to 824 मेगाहर्ट्ज बैंड टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर कम्युनिकेशन नीड्स। तो ये जो है अब न्यूज में है, तो कम्युनिकेशन के लिए हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है और बीच में अगर कोई हिंड्रेंस भी आता है तो वहाँ पे ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स जो हैं क्या इनका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? यस, इसीलिए इसे यूज किया जाता है। क्या ये डिस्कवर हुए थे हेनरी हर्ट्ज द्वारा इन लेट 1880s? तो ये भी करेक्ट है। आंसर होता है बोथ 1 and 2। अगला सवाल है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, डेयरी सेक्टर में इंडिया जो है बहुत सेल्फ सफिशिएंट है। अभी तक जो है हमने काफ़ी टाइम से इंपोर्ट नहीं लिए हैं, इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो 2011 में लास्ट इंपोर्ट किया गया था डेयरी प्रोडक्ट्स, और अब जो है ऐसा माना जा रहा है कि 10 साल बाद फिर से इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो डेयरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे हम। डेयरी इज द सिंगल लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल कमोडिटी कॉन्ट्रीब्यूटिंग 5% ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया जो है फर्स्ट रैंक है इसका इन मिल्क प्रोडक्शन, contributing 23% of global milk production। तो 23% जो है देश का हमारे यहाँ होता है प्रोडक्शन, और हमारे यहाँ जो कैटल्स है वो कितनी है? 300 मिलियन। तो ये हमारा आंसर होता है बोथ 1 and 2। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है उसे रेज किया है, और इसीलिए ये पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या है। तो हमें यहाँ पे नॉट ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। इट इज यूजुअली रेज्ड बाय एन अपोजिशन मेंबर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। सही है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जिससे सस्पेंड होती है प्रोसीडिंग बिफोर द हाउस। ये भी करेक्ट है। नो डिबेट इज अलाउड ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, करेक्ट है। फोर्थ है प्रेसिडेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है, उनका डिसीजन फाइनल होता है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्पीकर ऑफ द हाउस जो है लोकसभा में और चेयरमैन जो है राज्यसभा में वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं, तो वही डिसाइड करेंगे। चलिए, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसां इन बंगाल? तो यहाँ पे नवाब अब्दुल लतीफ जो हैं उनको रिफॉर्मिस्ट माना जाता है सबसे बड़ा, और साथ ही साथ यहाँ पे इनको राजा राम मोहन रॉय से भी कंपेयर किया जाता है। इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत फाइट किया, रिफॉर्म्स लाने के लिए कम्युनिटी में, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए बहुत फाइट किया है। ठीक है, चलिए, हु पब्लिश्ड न्यूज़पेपर अल हिलाल? तो यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं इन्होंने इसे पब्लिश किया था, और ये जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे ही महात्मा गांधी जो हैं उनके भी बहुत न्यूज़पेपर हुआ करते थे, जिसमें इंडियन ओपिनियन हो गया, हरिजन हो गया, ये न्यूज़पेपर्स हैं। तो हमें ये सब पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? अच्छा, रिपील कब हुआ था? 1881 में, तो इसे लॉर्ड रिपन ने किया था। अब जो है आया कब था ये? 1878 में आया था। ठीक है, अब देखिए
ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था क्या? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को खत्म करने के लिए था कि वो ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज ना कर सके। क्लियर? चलिए, तो ये थे हमारे कुछ सवाल। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।